हुआ है और अब पटना में आज से 1040 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। वहीं दिल्ली में 913 की जगह 942 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। मुंबई में 941 रुपए 50 पैसे, कोलकाता में 968 रुपए कीमत हो गई है। वहीं चेन्नई में 957 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर मिलेगा। तो आम आदमी की जेब पर एक और झटका। ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। देखिए, अब तक कमर्शियल गैस के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो रहा था, लेकिन अब घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत में भी इजाफा हो गया है और ये इजाफा लगातार नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता को महंगाई का झटका लग गया है। 942 रुपए से बढ़कर अब 1030 रुपए पटना के लोगों को चुकानी होगी कीमत। और ये बता दें आपको कि पटना में 1040 रुपए इजाफा हो चुका है। अब 29 रुपए गैस सिलेंडर की कीमत में इजाफा होने के बाद नए दर आज से शुरू कर दिए जाएंगे। यानी कि अब जब भी आप सिलेंडर खरीदेंगे तो आपको 1000 रुपए चुकाने होंगे, 1040 रुपए चुकाने होंगे। वहीं दिल्ली में 942 रुपए चुकाने होंगे। तो अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमतों में इजाफा किया गया है और खास तौर पर 29 रुपए कुल मिलाकर बढ़ोतरी हुई है। और खाना बनाना अब काफ़ी महंगा होता जा रहा है, जिसका असर हर रोज़ की जीवन शैली पर लोगों के पड़ रहा है, ज़िंदगी पर पड़ रहा है। और लोगों का कहना है कि प्राइवेट नौकरी करते हैं, प्राइवेट दफ्तर में काम करते हैं, सैलरी बढ़ती नहीं। और ऐसे में अगर इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो आम लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा। तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा हुआ है और अब पटना में आज से 1040 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। वहीं दिल्ली में 913 की जगह 942 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। मुंबई में 941 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर हो गया है। वहीं कोलकाता में 968 रुपए अब कीमत हो गई है और चेन्नई में अब 957 रुपए 50 पैसे का सिलेंडर मिलेगा। तो कीमतों में इजाफा लगातार हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी कीमत बढ़ी है और इससे पहले 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम लगभग 60 रुपए के आसपास बढ़ाए गए थे और इस तरह 3 महीने के अंदर घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हो गया है। इसी महीने की पहली तारीख को 19 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की भारी बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब 3113.50 रुपए हो गई है। तो देखिए, आज से गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं और लगातार पिछले 3 महीनों में सिलेंडर की कीमत में इजाफा देखने को मिल रहा है। पहले तो सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल और छोटे सिलेंडर की यानी कि 5 किलो के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था, लेकिन अब घरेलू सिलेंडर की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही है। तारीख दर तारीख बदलती गई और कीमतों में भी इजाफा होता गया। देखिए, 3 महीने के भीतर 2 दफा ये कीमत बढ़ी है, जो अब आम लोगों पर असर डालती हुई नजर आ रही है। यानी कि घरेलू सिलेंडर जिसे हम घर में इस्तेमाल करते हैं, उस गैस सिलेंडर की कीमत में पिछले 3 महीने में 2 बार इजाफा देखने को मिला है। लगातार कीमत में बढ़ोतरी देखी गई है और इसकी वजह से आम लोगों की परेशानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उपभोक्ताओं पर आर्थिक दबाव पड़ रहा है और ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं, क्योंकि महंगा सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं, एलपीजी नहीं, बल्कि खाने पीने की सारी वस्तुएं भी महंगी हो गई है। हर रोज़ की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने वाली बहुत सारी चीज़ों के दाम में बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से लोग बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। और देखिए, कब कब कीमत बढ़ी है वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले 7 मार्च को 60 रुपए प्रति सिलेंडर कीमत में इजाफा हुआ था। वहीं 7 जून को 29 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफा देखने को मिला था। तो आप समझिए कि पिछले 3 महीने में 2 दफा सिलेंडर की कीमत में इजाफा हुआ है। पहले तो 60 रुपए बढ़ाए गए और अब यानी कि आज से 7 जून से 29 रुपए प्रति सिलेंडर इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसका असर देखने को मिलेगा। वहीं पटना में भी एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है और आज से उपभोक्ताओं को प्रति सिलेंडर 29 रुपए अधिक चुकाने होंगे। नए दाम लागू होने के बाद अब घरेलू एलपीजी सिलेंडर 1040 रुपए में मिलेगा और सुबह से ही गैस एजेंसी से नए रेट पर सिलेंडर की आपूर्ति शुरू हो गई है।
एलपीजी गैस के दाम में एक बार फिर से बढ़ोतरी की गई है और इस बार 29 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। और ये जो एलपीजी गैस है यानी जो 14 किलो वाला सिलेंडर होता है, इसके दाम में बढ़ोतरी हुई है। यानी जो घर की महिलाएं हैं वो इससे जरूर प्रभावित होंगी। और यहाँ देख सकते हैं जो गैस एजेंसी है, सुबह सुबह जो सिलेंडर है वो घर घर जा रहा है, लेकिन इस बार इन सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी की गई है। और जितने में आप एलपीजी गैस सिलेंडर लेते थे, आज से 29 रुपए ज्यादा आपको देने होंगे। कितना दाम बढ़ा है भैया? 29 रुपया दाम बढ़ गया। हाँ, इसके पहले कब लास्ट बढ़ा था दाम? इसके पिछला महीना में बढ़ा था। पिछले महीने में? हाँ। अच्छा। तो आज से ये जो जितने सिलेंडर जा रहे हैं, आज से ये नया लागू दर होगा? हाँ, नया दर। अब कितना देना होगा एक सिलेंडर का? 1040 रुपये। 1040। तो आज से 1040 से जितने ये बुकिंग है उन्हीं का ये सिलेंडर जा रहा है? बिल्कुल। अभी सिलेंडर की भी कोई कमी नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं। हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ देख सकते हैं कि जो एजेंसी है उसके तहत अभी सुबह सुबह जो ट्रक से एलपीजी सिलेंडर है वो लोड हो रहे हैं छोटे छोटे रिक्शा में। और आज से जितने लोग भी जिनके घरों में ये एलपीजी सिलेंडर जाएगा, उन्हें 29 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। यानी अब जो गैस की कीमत है, एलपीजी सिलेंडर की जो कीमत है, जो घरेलू कीमत है, वो अब 1040 हो गए हैं। यानी आज से अगर एलपीजी सिलेंडर आप लेते हैं, खरीदते हैं, तो आपको 30 रुपए, लगभग 29 रुपए जो है वो ज्यादा देना होगा। यानी कुल कीमत 1040, यानी लगभग 1050 रुपए आपको एक सिलेंडर का देना होगा। और आज से जो नया दर है वो लागू हो गया है और तमाम घरों में जो एलपीजी सिलेंडर है अब सुबह सुबह पहुंचाए जा रहे हैं और नया दर आज से उनसे लिया जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। देखिए, दिल्ली और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग की घटना के बाद पटना में अग्निशमन विभाग पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहा है। और इसी बीच विभाग ने शहर के कई अस्पताल और होटल का निरीक्षण किया है। पटना में 5 अस्पताल होटल में खामी पाई गई, जिन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। वहीं इस दौरान खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कुछ कमी पाई गई है। फायर सेफ्टी और कम जगह से अधिक बच्चों के पढ़ने के नियम संबंधी खामियां इंस्टीट्यूट में नजर आई है। 7 दिन तक सभी संस्थानों को कमियों को दूर करने का समय दे दिया गया है। अगर नियमों का पालन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जांच करने की जो प्रक्रिया है उसमें इनिशियल स्टेज होता है कि उसको जांच की जाती है, फिर उसको नोटिस किया जाता है, फिर चौकस किया जाता है। इसके बहुत सारे फॉर्म हैं, ABCD, EFG और H तक फॉर्म है। इस फॉर्म के हिसाब से उन पर कार्रवाई की। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है। तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है, जो नियमानुकूल है, उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। क्या पाया गया उस कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है, यथा जो है तो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस। देखिए, मुजफ्फरपुर में आग की घटना के बाद सरकार काफी अलर्ट हो गई है। खान सर के कोचिंग समेत कई हॉस्पिटल होटल की जांच के बाद कार्रवाई लगातार की जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि जो भी फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में घटा और इससे पूरे सिस्टम को सीख लेने की आवश्यकता है, सरकारी महकमे को भी और इसके साथ साथ जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो अस्पताल हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, इस तरह के जो भी संस्थान हैं जहां की कॉमन प्लेस है, लोग वहां पर रहते हैं, वैसे जगह को चिन्हित करके और पूरे मानक जो फायर सिक्योरिटी का मानक है उस मानक को ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसा देखा जाता है कि जब कोई अस्पताल बनता है और उस समय या कोई घर बनता है या कोई कोचिंग संस्थान बनता है तो उनका वायरिंग जो होता है वो वायरिंग के वायर की कैपेसिटी क्या है, इस बात को फायर डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। बड़ी घटना मुजफ्फरपुर के। और देखिए, खान सर यानी फैजल खान के कोचिंग संस्थान में फायर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा जाता है और यही वजह है कि फायर सेफ्टी के मद्देनजर जांच में कुछ कमी पाई गई है। 1 हफ्ते का समय दिया गया है। अगर 1 हफ्ते के भीतर इस कमी को दूर नहीं किया जाता तो कोचिंग को बंद कर दिया जाएगा।
फैजल खान उर्फ खान सर पर गिरफ्तारी का संशय बना हुआ है। दूसरी तरफ उनका जो इंस्टीट्यूट है जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वो अग्निशमन सेवा की तरफ से जांच की गई और कुछ कमियां पाई गई है। यानी फायर सेफ्टी के मद्देनजर उनके कोचिंग संस्थान पूरी तरीके से फिट नहीं बैठते हैं। यही वजह है कि गाइडलाइंस की अनदेखी के कारण उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया गया है। दिल्ली और मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग की घटना के बाद अब पटना में भी अग्निशमन सेवा पूरी तरीके से सतर्क है और इसी बीच विभाग ने शहर के कई अस्पताल और होटलों का निरीक्षण किया और इसमें खान ग्लोबल एस्टेटीज का भी निरीक्षण किया गया जहां कमियां पाई गई है। पटना में 5 अस्पताल और होटल में कमी पाई गई, उन्हें सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं इस दौरान खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट में भी कुछ कमियां पाई गई। फायर सेफ्टी और कम जगह में अधिक बच्चों को पढ़ाने के नियम के संबंधित कमियां इसमें पाई गई है। 7 दिन का समय सभी संस्थानों को कमियां दूर करने का समय दिया गया है। अगर नियमों का पालन नहीं किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अग्निशमन की तरफ से ये जो बातें हैं वो क्लियर कर दी गई है। यानी जो खान ग्लोबल स्टडीज है यहाँ पर कमियां हैं, फायर सेफ्टी का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा, जगह कम है, बच्चों को ज्यादा कम जगह में पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में जिस तरीके से जो अगलगी की घटना घटी है उसके बाद अग्निशमन की तरफ से लगातार जांच किए जा रहे हैं, होटलों का निरीक्षण किया जा रहा है। जहां भी कमियां पाई जा रही है उन्हें 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है कि आप कमियों को सुधार लें, नहीं तो कार्रवाई होगी। और इसी दौरान अब खान ग्लोबल पर भी जो अग्निशमन सेवा है उसने ध्यान दिया है और यहाँ भी कुछ कमियां पाई गई है, जिसके बाद निर्देश दिया गया है, 1 हफ्ते का समय दिया गया है कि जो भी कमियां हैं जो फायर सेफ्टी को पूर्ण नहीं करती उन्हें दूर करें, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन सुबोध के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं मधेपुरा में बड़ी संख्या में छात्रों ने रोशन आनंद सर की रिहाई की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला है। छात्रों ने शहर में मार्च करते हुए न्याय की मांग की है और खान सर के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रोशन आनंद सर के साथ अन्याय हुआ और इस मामले की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। छात्रों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी है और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रोशन सर को जिस तरह से गिरफ्तार त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए हैं, ये साजिश के तहत किया गया है। क्योंकि जिस तरह से खान सर ने बताए थे कि हमारे आंख के सामने 8 से 10 राउंड गोलियां चली, बताइए खान सर की ये ओछी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जबकि खान सर के बॉडीगार्ड ने गोली चलाया और फंसे रोशन आनंद सर। देखिए, पटना पुलिस और खान सर की मिली भगत से रोशन आनंद सर को फंसाया जा रहा है। रोशन आनंद सर के जिस दिन 838 बहाली दिया गया था उस दिन दोनों का समान समारोह था, लेकिन खान सर और रोशन आनंद सर उस दिन रोशन आनंद सर थे भी नहीं अपने हॉस्टल पे। बढ़ते आगे पटना में अग्नि सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बैठक की गई है। राज्यपाल जनरल सैयद अता हसनैन ने समीक्षा की है। अस्पताल और होटल्स की फायर सेफ्टी पर मंथन हुआ है। अग्नि सुरक्षा ऑडिट की स्थिति समीक्षा हुई है। सुरक्षा मानकों के अनुपालन पर अधिकारियों से चर्चा, जन जागरूकता के लिए सेमिनार आयोजित करने का निर्णय। BSDMA और NDMA और कई विभागों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। अस्पताल, होटल और नगर निकायों की भी भागीदारी होगी। फायर सेफ्टी को लेकर सरकार बेहद सख्त नजर आ रही है। देखिए, दिल्ली और मुजफ्फरपुर में हालिया अग्निकांड के बाद फायर सेफ्टी को लेकर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और इसी कड़ी में न्यूज़ 18 ने आरा के जिला अग्निशमन कार्यालय का रियलिटी चेक किया। जांच में यह पता चला कि जिले में कुल 22 दमकल वाहन उपलब्ध हैं, जिनमें 11 जिला मुख्यालय और 11 विभिन्न थाना क्षेत्रों में तैनात हैं। अग्निशमन विभाग के अधिकारी और कर्मी 24 घंटे आपात स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। विभाग लोगों को आग से बचाव के प्रति जागरूक भी कर रहा है। आग लगने पर तुरंत टोल फ्री नंबर 101 पर सूचना देने की अपील की जा रही है। दिल्ली के रेस्टोरेंट एवं बिहार के मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने के बाद इन सार्वजनिक चीजों के संरक्षा और सुरक्षा को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं, देखिए, भोजपुर जिले का ये जिला अग्निशमन कार्यालय है, जहाँ की जो यहाँ के अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, अपने ड्यूटी पर मुस्तैद हैं, क्योंकि गर्मी में ज्यादा आग लगने की जो संभावनाएं है वो ज्यादा रहती है। और उसको लेकर के फायर ब्रिगेड की जो टीम है, अग्निशमन विभाग की वो टीम है, कितनी सक्रिय है, उसको लेकर हम सीधे तौर पर बातचीत कर। हर समय 24 घंटा हाई अलर्ट मोड में रखा गया है। कभी भी सूचना प्राप्त होती है तो शीघ्र
गाड़ी हम लोग घटनास्थल के लिए प्रस्थान कराते हैं। लोगों से हमारा यही अपील है कि आग अगर लगती है तो तुरंत 101 और 112 पर डायल करें, क्योंकि फायर ब्रिगेड को सूचना मिलती है तो तुरंत हम लोग अपना उस पर तत्पर उतावला नहीं होना है, हाँ संयम रखना है और तुरंत सूचना देना है हम लोग को। हम लोग तुरंत उस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे, हाँ घटनास्थल पर पहुंच के, और जो भी होता है हम लोग से अपना बचाव कार्य के दरमियान बचाव करते हैं, जितना सामान हो सके सुरक्षित रखते हैं, बचाते हैं। अलर्ट मोड में 101 और 112 डायल करने की बात कही जाती है। वहीं आग से बचाव को लेकर के लगातार अग्निशमन विभाग के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है। ये छोटी बड़ी गाड़ियां मिला करके कुल जो 21 गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड के पास मौजूद हैं, जो कि हर समय हर हालात से निपटने को तैयार रखा जाता है, ताकि आग लगने के तुरंत बाद वहां पहुंचा जा सके और आग को बुझाया जा सके। वहीं जो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी और अधिकारी हैं, वे लोग लगातार जागरूकता के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आग लगी की घटना को रोकने के लिए सभी जो सार्वजनिक कार्यालय हैं, सार्वजनिक ऑफिस है, वहां जाकर के इनकी टीम जो है फायर सेफ्टी की जांच भी कर रही है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और इस बीच भागलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। विक्रमशिला सेतु पर बेली ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। सफल ट्रायल के बाद अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 11 बजे के आसपास आम लोगों के लिए इसे खोल दिया जाएगा। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र इसका उद्घाटन करेंगे। पहले सिर्फ छोटे 4 व्हीलर्स को ही आने जाने की अनुमति दी जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां पूरी की जा चुकी है। करीब 1 महीने के बाद पुल से गाड़ियों का परिचालन शुरू होगा। तो काराकाट और रोहतास में भी जश्न का माहौल है। हम आपको बता दें कि इस पूरे क्षेत्र में ये पुल लाइफलाइन मानी जाती है और इसीलिए लाइफलाइन होने की वजह से लगभग 1 महीने से बंद पुल की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी और इस परेशानी की वजह से लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा था, आवागमन करना पड़ रहा था और ऐसे में बहुत सारी परेशानियां आई। लेकिन अब भागलपुर के लोगों के लिए और आसपास के इलाकों के लिए ये पुल जो लाइफलाइन था, जो बंद हो चुका था, वो दोबारा से खोला जा रहा है और आज सुबह 11 बजे का वक्त निर्धारित रखा गया है, जब पुल पर आवागमन की शुरुआत एक बार फिर होती हुई नजर आएगी। एक बार फिर से पुल का उद्घाटन होगा और आपको बता दें कि लगभग 1 महीने से भी अधिक का वक्त बीत चुका है जब ये पुल बंद हुआ था। पिलर संख्या 133 के पास दरार आई थी, जिसकी वजह से पुल को रातों रात बंद करना पड़ गया था और ऐसे में नो एंट्री का बोर्ड लगा और लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा था। आपको बता दें कि भागलपुर ही नहीं बल्कि आसपास के कई जिलों के कई इलाकों के लोगों का आवागमन इस पुल से हुआ करता था। भारी वाहनों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगाई गई है, छोटे वाहनों के प्रवेश को अनुमति दी जा रही है, लेकिन इसके अलावा हम आपको बता दें कि रफ्तार पर भी ब्रेक अभी लगी रहेगी। जिस रफ्तार से पहले पुल पर जाते थे उस रफ्तार से आपको नहीं जाना होगा। स्पीड लिमिट रखी गई है और साथ ही साथ फिलहाल छोटे वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी। आपको बता दें कि 4 और ब्रिज बनाए गए हैं, जिसके तहत लोगों को आने जाने में किसी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। देखिए, सासाराम और काराकाट क्षेत्र में भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह को विधान परिषद भेजने की चर्चा काफी तेज हो गई है। एमएलसी टिकट मिलने की खबर से उनके समर्थकों में एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पवन सिंह ने अच्छा प्रदर्शन किया था और उनकी लोकप्रियता पूरे शाहाबाद क्षेत्र में है। समर्थकों ने इस क्षेत्र के लिए गर्व की बात बताई है और हालांकि उन्होंने कहा कि हम उन्हें संसद में देखना चाहते हैं और ये हमारी इच्छा है। काराकाट से कभी निर्दलीय प्रत्याशी के चुनाव मैदान में उतरे भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एमएलसी बनाया जा रहा है और इसके लिए उनके नाम का प्रस्ताव भेजा गया है। इसके बाद जो है खासकर काराकाट का जो क्षेत्र है, सासाराम का क्षेत्र है, जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वहां राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। कुछ लोग हैं जो इस इलाके के हैं, आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही अच्छा फैसला है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को कोटि से धन्यवाद देते हैं कि पवन सिंह को एक उनके मेहनत का फल मिला और उससे भी ज्यादा वो डिजर्व करते हैं। हम लोग चाहेंगे कि पार्टी उनको और बढ़िया से राज्यसभा लोकसभा के लिए भी। पवन सिंह जी को रोहतास जिला ही नहीं, बिहार और भारत ही नहीं, पूरा विश्व जानता है कि भोजपुरी कलाकार का उनके अंदर सरस्वती जी का इतना देन है कि पूरे विश्व भोजपुरी के नाम पर पवन सिंह को जानता है।
पवन सिंह जी को भेजा जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे पावर स्टार जी को मैंने एमएलसी बनाए गए प्रत्याशी। बहुत खुशी की लहर है। शिक्षकों का कहना है कि आने वाले समय में पवन सिंह से काफी उम्मीदें हैं। कला के क्षेत्र में तो थे ही, अब राजनीति के क्षेत्र में सीधे सदन में उनकी उपस्थिति होगी तो कहीं ना कहीं इस इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा। अजित कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और इसी बीच समस्तीपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। राजेश कुमार राय के रूप में युवक की पहचान हुई है। घायल युवक सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। अंगार घाट थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर समस्तीपुर से, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार बताया जा रहा है। तो समस्तीपुर से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां युवक को बदमाशों ने गोली मारी है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजेश कुमार राय के रूप में बदमाश की पहचान हुई है। फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल लगातार जारी है। अपना घर से थोड़ा सा आगे जो चवटिया है बीनामा की ओर, हम दो लड़का से जा रहे थे। रास्ते में थोड़ा सा आगे जाकर हम पेशाब करने के लिए रुके। वहाँ पे एक गाड़ी से आया, अंदर गोली चला दिया। वो एक दो राउंड फायर किया। वो तो हमारा हाथ में लग गया, हम हत्था में कूद गए। उसके बाद वहाँ के दो चार आदमी आया अगल बगल के, जो सब हमको जानता था। सब आदमी को गोली अंगार घाट में मार दिया गया। राजेश कुमार का। जी, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या मामला? ये अंगार घाट का है। थाना अध्यक्ष के द्वारा सूचना दिया गया कि अंगार घाट में गोली चला करके हाथ में घायल कर दिया गया है। तो हम इधर ही थे तो हम आ गए। क्या नाम है? राजेश कुमार। इसका घर अंगार घाट। क्या घटना हुआ था, कुछ पता है? गोली मार दिया गया है, हाथ में बाजू में गोली लगा। और देखिए, विश्व साइकिल दिवस पर बेगूसराय के डीएम श्रीकांत शास्त्री साइकिल से शहर का निरीक्षण करने निकले और इस दौरान शहर के कई इलाकों में गंदगी, टूटी नालियां, खुले मैनहोल देखकर नाराज हो गए। गांधी स्टेडियम परिसर में गंदगी मिलने पर डीएम ने नगर आयुक्त को फोन पर कड़ी फटकार लगाई और सफाई व्यवस्था तुरंत दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि शहर को स्वच्छ बनाने के लिए जमीनी स्तर पर काम नजर आना चाहिए। उनके सख्त रुख से नगर निगम में हड़कंप मच गया है। मेहनत करने की जरूरत है। मैं भी फील कर रहा हूँ, लोगों ने मेहनत नहीं किया है। आज मुझे पहली बार गलियों में घूमने का मौका मिला है। चूँकि मैं दूसरी जगह तो गया था, इधर मैं नहीं गया था। स्थिति मुझे अच्छी नहीं लगी। कई जगह बदबू मुझे भी दिख रही थी। मैं इसको भी क्लास लगाता हूँ लोगों को। ये जो जिम लगी है उसकी उद्घाटन हुआ, कब लगा ये भी मुझे नहीं पता था। आज डीएम साहब जब गए देखने तो हम भी गए। हमने जिला प्रशासन के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी कहा और नगर निगम के पदाधिकारी से भी कहा। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।